हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर अकाउंटेंसी क्लास। हमारा जो कंटिन्यू में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेट्स। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज विच इज़ ओन्ड बाय एन एंटरप्राइजेज। दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। देखो, आप समझो इस बात को। असेट्स क्या है? असेट्स को हमने जो ऑनर है उसने फर्म के नाम से एक्वायर कर रखा है, ठीक है। और ये क्या है? बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। जैसे कि हमने अपने घर के अंदर कितने सारे हमने फर्नीचर्स अपने हमने लिए हुए हैं, कुछ हमारे जैसे और इकोनॉमिक कई सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारे पास हैं। तो इन केस कभी हमको ऐसा लगेगा कि भाई मान लो जैसे मेरा फ्रिज है, वो पुराना हो गया, तो उसे सेल कर सकते हो, मैं मेरा डिसीजन ले सकती हूँ ना, यानी वो मेरा क्या इकोनॉमिक रिसोर्स ही तो है। तो ऐसे ही बिजनेस से कुछ फर्म जो असेट्स है वो ओट कर रखी है, यानी उसके पास है वो असेट्स, उनको कभी भी वो उनको सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है, यानी उसको किसी से उसे परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या है? बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। असेट्स कैन बी क्लासिफाइड, देखो आप इनको इन 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉन करंट असेट्स और एक है करंट असेट्स। फर्स्ट तो आप करंट का मतलब समझो। देखो यहाँ पर आप एक बात मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे ना हमारा जो एक फाइनेंशियल ईयर है, अपन ऐसे समझें इसको, फाइनेंशियल ईयर है, उसको हमने ना 12 मंथ का माना हुआ है, यानी कोई भी यानी अपना पूरा एक साल को बेस माना हुआ है हमने, यानी पूरे हमारी लाइफ भी को भी डिवाइड किया था सालों के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, यानी 12 महीने का एक हमने पीरियड रखा है जिसमें कि एक ईयर को कंप्लीट करते हैं। उसी तरह से हम अपने मतलब यही पीरियड हमने बिजनेस में रखा हुआ है। तो ये जो नॉन करंट और करंट को समझना, ये जो 12 महीने है ना, ये करंट ईयर है। ये क्या कहलाता है? करंट ईयर, ठीक है। तो यदि हमारी असेट्स कोई भी 12 मंथ में ही हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस कॉल्ड करंट असेट्स। और जिनको हम 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या है? नॉन करंट असेट्स। यानी कुछ ऐसी असेट्स हम बनाते हैं जो ईयर टू ईयर हमारी चलती रहती है। लाइक जैसे हमारे स्कूल में इतना सारा फर्नीचर है, फर्नीचर वहीं का वहीं है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट पढ़ के जा भी चुके हैं, फर्नीचर वहीं है। यानी एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन हमने उससे ईयर टू ईयर कितना अर्न कर लिया, राइट। तो नॉन करंट असेट्स वो हैं जिनमें एक बार ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होता है और जिसका बेनिफिट हम ईयर टू ईयर हम लेते रहते हैं, राइट। तो नॉन करंट असेट्स को हम लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, राइट। देखो, दोज असेट्स which are held by an enterprises not with the purpose to resell, रीसेल करने का पर्पस नहीं है हमारा, बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट, या तो हम एज इन्वेस्टमेंट हमने मतलब खरीद के रख लिया, और रनिंग बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज़ स्मूथली, या फिर हमने अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमने उस चीज़ को मतलब वो हमने एक्वायर किए। अब किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए हमें फर्नीचर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो चीज़ें, या तो हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हमने जैसे कहीं ज़मीन खरीद के छोड़ दिया, तो वो भी क्या हुई? हमारी एक नॉन करंट असेट्स हो गई। और बिज़नेस में हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा बिज़नेस स्मूथली रन कर सके। समझ गए मेरी बात को? फिर है अब जो ये नॉन करंट असेट्स है, इसको भी, अब इसको लॉन्ग टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जब फर्नीचर खरीदते हैं या हमने जो भी मशीनरी परचेज़ की, अब ये थोड़ा ना खरीदी कि हमने आज खरीद ली कल बेच देंगे। अब इतना ह्यूज अमाउंट लगता है, तो वो ईयर टू ईयर चलता है वो अमाउंट, है ना। तो इसलिए इसको अपन नॉन करंट असेट्स या लॉन्ग टर्म बोलते हैं। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल? टेंजिबल, दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी दोज असेट्स आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन और टच, दे कैन बी सीन और टच, यानी कि हम उसको देख भी सकते हैं और हम उससे टच भी कर सकते हैं, राइट। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर सेक्टर, राइट।
यानी वो असेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और उनको हम मतलब मेज़र कर सकते हैं, तो वो सारी क्या है अपनी टेंजिबल असेट्स। और इनटेंजिबल असेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, राइट, दे डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी वो है असेट्स हमारी लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दे कैन नॉट बी सीन और टच, उन्हें देखने और छू हम नहीं सकते। लाइक गुडविल। अब गुडविल क्या है? गुडविल अच्छी जो रेपुटेशन होती है ना, वो यानी कि आज यदि मान लो किसी भी बिजनेस का रेपो बहुत अच्छा है मार्केट में, तो कोई भी उस पर ट्रस्ट करके उसमें पैसा लगा सकता है, नहीं लगा सकता, ठीक है, यानी वो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बढ़ा सकता है ना। तो वो क्या कहलाती है? वो फोर्स कहलाती है इंटेंजिबल, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक उस बिजनेस के लिए एक मतलब उसका एक बैकबोन बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पावर उसको प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये क्या है? इंटेंजिबल असेट्स। देन आफ्टर है करंट असेट्स। Those assets which are held by an enterprises with the purpose of converting them into cash within a short period like 1 year, ठीक है ना। वो असेट्स जिनको हम एक साल में चेंज कर सकते हैं कैश में, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? सारे करंट असेट्स। और इसमें जैसे हैं डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होता है, वो पर्सन होता है जिसे बिजनेस में जो गुड्स सेल किया जाता है वो क्रेडिट बेस पे सेल किया जाता है। क्रेडिट इन द सेंस उधार दिया जाता है, यानी जिस भी पर्सन को हम उधार माल बेचते हैं, दीज आर डेटर्स फॉर आवर बिजनेस। वो हमारे बिजनेस के लिए कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं। और डेटर्स को से हम जब उसको उधार देंगे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि तू 3-4 साल में दे दियो पैसा, ऐसा तो नहीं होता ना। उसको तो अपन उधार दे देते हैं, लाइक अब 1 महीने बाद दे देना पैसा, 2 मंथ बाद दे देना। और यदि कोई नहीं भी दे रहा तो अपन उसको मतलब हम उसको कैसे ना कैसे करके उससे पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं, कई बार हमें डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो वो क्या है? हमारा करंट असेट्स है। स्टॉक यानी वो गुड्स जो हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, तो उसे हम कभी भी सेल कर देंगे, ठीक है। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जस्ट लाइक अ चेक, है ना। जैसे मान लो कोई डेटर है, अब उससे हमें पैसा उधार लेना है, तो उसने क्या करा, वो चेक दे दे हमें, ठीक है, और उसने कहा कि 3 महीने बाद चेक लगा लेना, तो वो भी हमारे लिए क्या है? करंट असेट्स है। अब चेक यहाँ पर इसको, ये चेक नहीं है, ये बिल्स रिसीवेबल है। यहाँ पे क्या है? बैंक से बिल बुक इशू कराई जाती है और उसको अपन बोलते हैं बिल रिसीवेबल। यानी हमारे पास बिल रिसीवेबल है तो वो क्या है? हमारी असेट्स है, हम कभी भी बैंक से उस पैसे को ले सकते हैं, इसलिए इसको करंट असेट्स बोला गया है। अब है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस यानी कि जिनका कोई वजूद ही नहीं है ना, लेकिन वो असेट्स में कंसिडर है। कैसे? देखो, दोज असेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल और नोर इंटेंजिबल, जो ना टेंजिबल है और ना इंटेंजिबल है, ठीक है। दे आर लॉसेज और एक्सपेंसेज विच इज राइट ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब क्या होता है बेटा कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तब उस बिजनेस को कोई पब्लिक जानती नहीं उस बिज़नेस को। अब उस बिज़नेस को अपने बारे में यदि इंफॉर्मेशंस पब्लिक को देनी है तो उसे कुछ एडवर्टीजमेंट करना होगा, राइट। अब एडवर्टीजमेंट जब शुरुआत में किया जाता है ना बेटा, तो उसमें एक ह्यूज अमाउंट खर्च होता है। यानी हमें अभी पैसा 1 रुपया नहीं मिला और खर्चा हम उसमें बहुत सारा कर देते हैं। अब इतना ज़्यादा खर्चा होता है बिज़नेस को सेटअप करने में, छोटा मोटा खर्चा थोड़ा ना होता है, बहुत सारा खर्चा होता है। तो उस एक्सपेंसेस को ईयर टू ईयर प्रॉफिट में से मिट आउट किया जाता है ना। राइट ऑफ करना मतलब उसमें से उस पैसे को रिकवर किया जाता है, तो वो होती है फिक्टिशियस असेट्स। अब यदि वो खर्चा नहीं किया जाए तो हमारे बिजनेस को बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए, उसको उसके मतलब उसके एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें इस तरह के एक्सपेंसेस करने होते हैं, ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जहाँ बिजनेस को करंट में तो लॉस होता है लेकिन फ्यूचर उनको बहुत सारा प्रॉफिट भी अर्न होता है, ठीक है। ऐसे ही इशू ऑफ डिवेंचर एक्सेट्रा। ये इशू ऑफ डिवेंचर बेटा मैं इसको भी छोड़ रही हूँ, इस टॉपिक को, इसको अपन बाद में करेंगे क्योंकि बहुत वास्ट है, ये शेयर्स और डिवेंचर्स का टॉपिक है, तो मैं आपको समझाऊंगी इसका ना। फिलहाल आप केवल ये वाला एक्सपेंसेस समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है रिसिप्ट। देखो रिसिप्ट क्या टर्म है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ऐसा अमाउंट जो अपन को मिल गया है या मिलने वाला है, फॉर सेलिंग असेट्स। जैसे मैंने कहा ना उधार माल बेचते हैं अपन तो वो मिलेगा बाद में, फॉर सेलिंग असेट्स गुड्स और सर्विसेज, राइट। रिसिप्ट आर कैटेगराइज्ड इन 2 वेज। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरे कैपिटल रिसिप्ट।
रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा, जो रिकरिंग अमाउंट मिलता है ना अपन को, लाइक जैसे मान लो रेंट मिल रहा है अपन को, हर महीने मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट है। लाइक जैसे अपन जो गुड सेल कर रहे हैं तो अपन को पैसा मिलता रहेगा जब जब अपन माल बेचते रहेंगे, तो वो क्या है, अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जो एक बार ही मिलती है, जो अपन को एक बार ही मिलती है, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यूज नेचर। लाइक जैसे कि अपनी कोई फिक्स असेट्स है, अपन ने उसको बेच दिया, तो ऐसा तो है नहीं बार बार बेचेंगे, तो एक बार ही बेचा ना, तो वो क्या होगी, अपनी कैपिटल रिसिप्ट होगी, यानी जो इनकम एक बार ही मिलती है, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। इट इज़ द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो हमने ऐसे खर्चे जो कोई असेट्स को परचेज करने के लिए, कोई माल खरीदने के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए अपन ने करे हैं, तो सारे एक्सपेंडिचर में आते हैं। इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे रेवेन्यू में पड़ा था वही है सेम, यानी कि ऐसा जो कि एक ह्यूज अमाउंट खर्च हुआ है किसी चीज़ को लेने में, जैसे कि अपन फिक्स असेट्स खरीदते हैं फॉर पर्पज ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स, यानी ऐसी चीज़ों को के लिए अपन जो पैसा खर्च करते हैं ना, जिसमें लंबे समय के लिए पैसा इन्वॉल्व हो गया, पूरा पैसा खर्च हो गया, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिकरिंग एक्सपेंसेस है, लाइक सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हर महीने आता है, रेंट हर महीने देना होता है, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार होते रहते हैं। डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब है जो खर्चा हुआ और रुक गया, लाइक जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है ना, कि आज खर्चा हो गया लेकिन वो एक साल में रिकवर नहीं होगा, उसे कई सालों में रिकवर होगा जाकर, तो वो है। इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना नेचर में, बट इट इज़ रिटर्न ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, लेकिन कई सालों में, कई अकाउंटिंग ईयर्स में जाकर वो राइट ऑफ होता है, ठीक है, तो ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है सेल्स। द टर्म सेल इज यूज फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, इट्स मे बी कैश और मे बी क्रेडिट, राइट। सेल्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड विद रिटर्न बाय परचेजर, यानी हमने सेल किया किसी को और उसने उसको या तो गुड्स किसी वजह से समझ नहीं बैठा, पसंद नहीं आया और उसने उसको वापस कर दिया, तो ये क्या हुआ, हमारे लिए सेल्स रिटर्न हुआ, यानी बिका हुआ माल वापस आ गया। दीज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवॉर्ड, इसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, रिटर्न इनवॉर्ड, ये याद रखना, ठीक है। फिर है गुड्स। गुड्स आर फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर टू बी सोल्ड, गुड्स जो 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 प्रोडक्ट होते हैं उनको गुड्स बोलते हैं, राइट। स्टॉक, इट इज़ अ टेंजिबल असेट्स held by an enterprises. The purpose of sales stock may be opening stock, stock. It is assets held stock. It is the assets held by an enterprises. The purpose of sale, right? Stock may be opening stock and closing stock. ठीक है, यानी जो पर्पस करने के लिए अपन परचेज करते हैं स्टॉक गुड्स को, फिर हम उसको सेल करते रहते हैं, तो वो क्या होता है, जब तक बिकता नहीं, जब तक किस में कंसिडर होता है, स्टॉक में। फिर है ट्रेड रिसीवेबल। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस, दिस इज द सम ऑफ डेटर और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। डेटर यानी कि पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड एंड ऑन क्रेडिट बेस, एंड बिल्स रिसीवेबल मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर्स। जब डेटर को बिल्स एक मतलब कोई इस तरह का बिल पर साइन करके दे देता है बिजनेस में, तो वो क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिर है एक्सपेंसेस। इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि अपन को और पैसा कमाना है, तो उससे पहले अपन, जैसे हम मान लो मेरी शॉप है, राइट। अब मैं कहीं से सामान खरीद के लेकर आऊँगी फर्दर सेल करने के लिए, तो उसको जब आगे सेल तो मैं बाद में करूँगी, पहले लाने तक मेरे बहुत सारे खर्चे होंगे ना, वो सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। ये 2 तरह के होते हैं,
प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड पहले दे दिया जो, इट इज़ एन एक्सपेंसेस हैज़ बीन पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी जो अभी तक एक्सपेंसेस करना है अपन को, हुआ नहीं है। इट इज़ एन एक्सपेंसेस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड टिल अकाउंटिंग ईयर। इन अकाउंटिंग ईयर अपने 12 महीने कंप्लीट हो गए लेकिन तब तक ये पे नहीं हुआ, ठीक है। लाइक जैसे कि मार्च का मंथ है ना, 31 मार्च हमारा क्लोजिंग ईयर होता है, क्लोजिंग डेट होती है। अब 31 मार्च की सैलरी मिलेगी अप्रैल में, तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए 31 मार्च तक के लिए, ठीक है। और यदि हम पहले दे देते तो वो प्रीपेड हो जाएगा। इनकम, इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम का मतलब होता है जहाँ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी जो हमने कमाया उसमें जो खर्चा माइनस किया तो जो हमारे बचेगी वो क्या होगी, इनकम, राइट। परचेज, परचेज इज यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। इट मे बी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, यानी वही परचेज वही है जिसमें हम मतलब गुड्स और रॉ मटेरियल परचेज करते हैं फर्दर सेल के लिए। ये भी कैश और क्रेडिट कोई सी हो सकती है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न यानी अब हमने गुड्स परचेज किया और हमको हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है, हमारी कोई टर्म्स कंडीशन के हिसाब से नहीं है, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं वेंडर को, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, ठीक है बेटा। तो ये अपन ने इसके कुछ पढ़े हैं, अभी 2-4 चीज़ें और हैं, देन आफ्टर अपन इसके एंट्रीज वगैरह पर आएंगे, ठीक है। उससे पहले अपन को ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके वो समझने ज़रूरी हैं, ठीक है। ओके।